Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to discuss another 10 questions which were asked in UGC NET August 2024 exam. So let's start. तो यहाँ पर हमने अगेन 10 क्वेश्चंस लिए हैं इस UGC NET अगस्त 2024 एग्जाम के पेपर से। तो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 से लेके 140 तक के 10 क्वेश्चन हैं। द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन मिल्क टीथ इज। अब ह्यूमन जो टीथ का जो फॉर्मूला है वो 2123 होता है। क्या होता है? 2123। ठीक है, जो ये इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स इस फॉर्म में अरेंज होता है। मीन्स अपर जा और लोअर जा के फर्स्ट हाफ में इतना होता है, देन नीचे भी लोअर जा में भी फर्स्ट हाफ में इतना रहता है, देन सेकेंड हाफ में भी 2123। तो इस तरह अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 8 इंसीजर्स होते हैं, 4 कैनाइन होते हैं, फिर 8 प्रीमोलर्स होते हैं। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 12 जो है मोलर्स होते हैं। तो टोटल 32 टीथ होते हैं ह्यूमन में। ठीक है, ह्यूमन में जो टीथ का फॉर्मूला होता है 2123 होता है। 2123 बाई 2123। अपर जा और लोअर जा करके फर्स्ट हाफ का ये होगा। इसी तरह नेक्स्ट हाफ में भी इतने ही होते हैं और टोटल हो जाते हैं 32 टीथ। ठीक, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है ह्यूमन मिल्क टीथ की। मिल्क टीथ जो कि 5वें 6वें महीने से लेकर 2 साल 3 साल के बच्चों में होते हैं, और उसके बाद वो क्योंकि वो टेम्परेरी होते हैं वो झड़ जाते हैं, फिर परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, तो मिल्क टीथ जिसको दूध के दांत कहते हैं वो टेम्परेरी टीथ होते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है 2102 जिसमें प्री मोलर्स एब्सेंट होते हैं। प्री मोलर्स एब्सेंट होते हैं और मोलर की संख्या 2 होती है, ना कि 3। जैसा कि ह्यूमन टूथ में 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन मोलर्स यहाँ पर 2 हैं और प्री मोलर्स क्या है? एब्सेंट हैं। तो 2102 अगर करेंगे तो 20 टीथ हो जाएंगे। 2102 अगर करते हैं तो टोटल 20 टीथ होते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 0 8, तो 8 4 12, 8 20। कितने टीथ हो गए? 20 टीथ होते हैं। तो 20 मिल्क टीथ होते हैं। तो 0 प्रीमोलर्स होते हैं। प्रीमोलर्स क्या है? 0 है। ये क्या होते हैं? इंसीजर्स, देन कैनाइन, देन प्रीमोलर्स एंड देन मोलर। इसी फॉर्म में अरेंज किया जाता है फॉर्मूले को। और ह्यूमन मिल्क टीथ का जो फॉर्मूला होता है वो 2102 अपॉन 2102 इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, और ह्यूमन टीथ का जो परमानेंट टीथ है उसका 2123 होता है। 2123 होता है। ओके, तो ये आंसर करेक्ट है, आंसर नंबर 3। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज पर द स्कैमेंस ग्रोथ कर्व, स्कैमन ग्रोथ कर्व आपने ग्रोथ चैप्टर में पढ़ा था। द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स। प्री स्कूल ईयर्स मतलब जो पोस्ट मीन्स प्री नेटल लाइफ होती, मीन्स अर्ली जो 1 to 2 ईयर्स बच्चे होते हैं, 1 to 3 ईयर्स बच्चे, प्री स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं, जो घरों में मतलब रहते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चे 1 to 3 ईयर्स ओल्ड बच्चे, उनमें कौन सा ग्रोथ जो है हाईएस्ट रेट दिखाई देता है? हाईएस्ट रेट आपको स्कैमस ग्रोथ कर्व में दिखाई देता है। तो उसमें हम देखते हैं न्यूरल ग्रोथ, जो ब्रेन की ग्रोथ होती है वो बहुत हाईएस्ट होती है। 1 से 3 साल के बच्चों में जो न्यूरल ग्रोथ होती है बहुत हाईएस्ट होती है। मीन्स शुरुआत में तो वो तेजी से स्टेप अप करता है। ठीक है, एंड देन वो एक एज आने के बाद वो मतलब स्टैटिक हो जाता है। मीन्स लेवल मतलब लेवल उसका फिर बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो है न्यूरल ग्रोथ में दिखाई देता है। जबकि जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है वो पहले तो लेवल्ड होती है, मतलब शुरुआत की एजेस में वो मतलब बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता, लेकिन अचानक से वो बढ़े। मीन्स इसका जस्ट अपोजिट होता है न्यूरल ग्रोथ का। न्यूरल ग्रोथ जो है बहुत तेजी से दिखाई देती बढ़ती हुई, और यहाँ पर आकर शांत हो जाता है, मतलब ग्रोथ ज़्यादा नहीं बढ़ती। जबकि यहाँ पर ये नीचे रहता है,
मतलब बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, क्योंकि जो एडोलेसेंट एज होती है वहीं से रिप्रोडक्टिव जो है ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई देती है आफ्टर 12 to 13 गर्ल्स में एंड 14 के बाद 15-16 में बॉयज़ में। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का है और ये न्यूरल ग्रोथ का, तो न्यूरल ग्रोथ आंसर सही होगा। तो आंसर 3 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग यूरोपियन प्री हिस्टोरिक कल्चरल वेरिएंट्स। आप पढ़ लीजिएगा, यूरोपियन लिखा है मीन्स प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ यूरोप में जब जाएंगे तो उनका जो पैलियोलिथिक कल्चर था पूरा, मीन्स लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, देन मेसोलिथिक और नियोलिथिक, उसके जो ट्रेडिशंस के नाम थे उनको आपको अर्लीस्ट से लेटेस्ट की तरफ सजाना है। ठीक है, तो इनको अरेंज करना है। तो अर्लीस्ट से लेटेस्ट अब देख लेते हैं कौन कौन से ट्रेडिशन किस कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे कि एजीलियन ट्रेडिशन है, एजीलियन हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, मीजोलिथिक कल्चर ऑफ यूरोप में पढ़ा था। ठीक है, मीजोलिथिक कल्चर में पढ़ा था। चेटलपरोनियन, अब चेटलपरोनियन और पेरिगोडियन आपको मालूम होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था अपर पैलियोलिथिक कल्चर में, अपर पैलियोलिथिक कल्चर में। ठीक है, चेटलपरोनियन और ग्रेविटियन दो आते थे जो पेरिगोडियन ट्रेडिशन के दो पार्ट थे, चेटलपरोनियन और पेरिगोडियन। पेरिगोडियन के दो पार्ट थे, क्या, चेटलपरोनियन और ग्रेविटियन। तो आपने देखा था कि जो अपर पैलियोलिथिक यूरोप है उसमें 4 ट्रेडिशन थे, क्या क्या थे, पेरिगोडियन था, ऑरिग्नेशियन था, ठीक है, पेरिगोडियन, ऑरिग्नेशियन, सोलुट्रियन था एंड देन मैग्डेलिनियन था, मैग्डेलिनियन। ओके, तो पेरिगोडियन में भी दो हो जाते हैं जिसमें कि चेटलपरोनियन होता है और ग्रेविटियन होता है। तो यहाँ पर चेटलपरोनियन मीन्स ये अपर पैलियोलिथिक है, ये क्या है, अपर पैलियोलिथिक है, अपर पैलियोलिथिक हो गया। देन डेंटिकुलेट मॉस्टीरियन, अब मॉस्टीरियन कल्चर आते ही आपको मिडिल पैलियोलिथिक हो जाएगा, मिडिल पैलियोलिथिक हो जाएगा, मॉस्टीरियन आपने पढ़ा था। ठीक है, तो मॉस्टीरियन मिडिल पैलियोलिथिक हो जाएगा। देन नॉटूफियन कल्चर आ गया, ये भी मीसोलिथिक कल्चर है, मीसोलिथिक है, एपीपैलियोलिथिक भी कहते हैं इसको। ठीक है, एंड देन मैग्डेलिनियन आता है, मैग्डेलिनियन भी आपका कहाँ पर है, यहाँ पर हम लोगों ने बात की मैग्डेलिनियन कल्चर होता है अपर पैलियोलिथिक का, तो ये भी अपर पैलियोलिथिक हो गया। ठीक, अब हम अरेंज कर लेते हैं इसी फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या हो गया, मिडिल पैलियोलिथिक हो गया मॉस्टीरियन, तो मॉस्टीरियन कल्चर सबसे पहले आएगा, डेंटिकुलेट मॉस्टीरियन, इसमें भी चरांटे मॉस्टीरियन होता है, डेंटिकुलेट टिपिकल मॉस्टीरियन होता है, मॉस्टीरियन ऑफ एचुलियन होता है। ठीक है, 4-5 इसमें भी फर्दर डिविजन रहते हैं मॉस्टीरियन में, तो मॉस्टीरियन ऑफ डेंटिकुलेट है ये, तो सी पहले आएगा, सी पहले आएगा, सी दो जगह पहले है। तो अब देख लेते हैं, सी के बाद बी आएगा, चेटलपरोनियन, हमने देखा इसको, ये अपर पैलियोलिथिक है, तो मिडिल पैलियोलिथिक के बाद, मिडिल पैलियोलिथिक के बाद अपर पैलियोलिथिक आएगा और उसके बाद मीसोलिथिक आएगा, जैसा कि यहाँ पर हम लोग ने देख लिया है। तो मिडिल पैलियोलिथिक सबसे पहले हमने मॉस्टीरियन कल्चर देखा जो कि सी है। ठीक है, तो सी के बाद बी जिसमें कि आ गया आपका चेटलपरोनियन जो कि अर्ली ट्रेडिशन था, पेरिगोडियन में आता है। ठीक है, पेरिगोडियन में ही चेटलपरोनियन और ग्रेविटियन हमने बताया था जब आप पढ़ रहे थे यूरोपियन प्री हिस्टोरिक कल्चर। तो अब आ गया चेटलपरोनियन, तो सी बी हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि आपको, देखिए यहाँ पर मैग्डेलिनियन दिया है जो कि अपर पैलियोलिथिक का ही है, लेकिन डी जो है वो नटूफियन कल्चर जो है मीसोलिथिक का आ गया। तो यहाँ पर क्या लेंगे आप, क्या लेंगे, ई लेंगे पहले, तो ई वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ई वाला ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि ई जो है अपर पैलियोलिथिक से है। तो पहले अपर पैलियोलिथिक आएगा, तो अपर पैलियोलिथिक के क्या होगा, पहले मिडिल पैलियोलिथिक, देन बी भी अपर पैलियोलिथिक है, ई भी अपर पैलियोलिथिक है, बी भी अपर पैलियोलिथिक है चेटलपरोनियन, ई भी अपर पैलियोलिथिक है मैग्डेलिनियन, यहाँ पे बताया हमने पेरिगोडियन, ऑरिग्नेशियन, सोलुट्रियन एंड मैग्डेलिनियन। तो पेरिगोडियन में ही चेटलपरोनियन आया और उसी के बाद लास्ट वाला है मैग्डेलिनियन। तो सी बी ई हम लेंगे मैग्डेलिनियन, देन ए लेंगे एजीलियन जो कि मीसोलिथिक कल्चर का अर्लीस्ट ट्रेडिशन है। एजीलियन क्या है, अर्लीस्ट ट्रेडिशन है यूरोप का, तो हमने ले लिया एजीलियन। और देन डी लेंगे नोटूफियन, नोटूफियन जो है नियर ईस्ट का था, तो डी लास्ट में लेंगे। ठीक, तो सी बी ई ए डी करेक्ट आंसर। ओके, इसी फॉर्म में आपको भी अरेंज करना है। इन क्वेश्चन नंबर 134 देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर सिस्टमाइजेशन एंड इमर्जेंस इन एंथ्रोपोलॉजी।
अब डेवलपमेंटल एंथ्रोपोलॉजी, एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, एंगेज्ड एंथ्रोपोलॉजी। तो एंगेज्ड एंथ्रोपोलॉजी, प्रैक्टिसिंग सब नई नई ब्रांचेस हैं। सबसे पहले आई थी अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। सबसे पहले कौन सी आई थी? अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी आई थी, 19th सेंचुरी में सबसे पहले आई थी। देन एक्शन एंथ्रोपोलॉजी आई, ठीक है, एक्शन एंथ्रोपोलॉजी आई। देन आएगी डेवलपमेंटल, देन आएगी प्रैक्टिसिंग एंड देन आएगी एंगेज्ड। तो सबसे पहले देख लीजिए डी आएगा, डी, देन आएगा बी आपका डीबी, फिर ए डेवलपमेंटल, सही है। अब यहाँ पर सी और ई में देखना है क्या होगा। तो सी है आपका प्रैक्टिसिंग, ई है एंगेज्ड, तो पहले आएगा प्रैक्टिसिंग देन आएगा एंगेज्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का जन्म हुआ, देन एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, देन उसी से रिलेटेड डेवलपमेंटल एंथ्रोपोलॉजी, देन उसी से रिलेटेड प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजी एंड देन उसी से रिलेटेड एंगेज। मींस उसी में फर्दर डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होता गया थॉट्स में और वो नई नई ब्रांचेस बनती गई। ओके, तो सबसे पहले अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, देन एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, देन डेवलपमेंटल एंथ्रोपोलॉजी एंड देन आता है आपका प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजी एंड देन एंगेज एंथ्रोपोलॉजी लास्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको दिसंबर 2023 के पेपर में भी पूछा गया था और इसी में थोड़ा चेंज करके फिर से इसको क्वेश्चन को देखिए अगस्त 2024 में पूछा गया है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अरेंज द जियोलॉजिकल एपॉक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले पेलियोसिन इपॉक था, देन इयोसिन आता है, देन ओलिगोसिन आता है, देन मायोसिन आता है, देन प्लायोसिन आता है एंड देन प्लिस्टोसिन आता है एंड देन होलोसिन आता है एंड देन एंथ्रोपोसिन आता है, ठीक है। तो पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन, होलोसिन, एंथ्रोपोसिन, इस फॉर्म में एपॉक्स जो है अरेंज होते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले पेलियोसिन ले लेंगे तो ई आ जाएगा, ई सबसे पहले एक ही जगह दिया, इसका मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। देन इयोसिन आएगा, इयोसिन बी में लिखा है, ठीक है, इयोसिन बी में लिखा है। देन डी ओलिगोसिन, डी में लिखा है, वेरी गुड। देन ए मायोसिन है, देन सी प्लायोसिन है। तो प्लायोसिन तक की बात की गई है, प्लायोसिन तक की, पेलियोसिन से प्लायोसिन तक की बात की गई है। इसमें प्लिस्टोसिन, होलोसिन, एंथ्रोपोसिन नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ये 5 के बारे में पूछा गया था जिसमें ई बी डी ए सी करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। अर्लीस्ट टू लेटेस्ट पूछा है इसलिए आपको पेलियोसिन से अरेंज करना था। अगर लेटेस्ट टू अर्लीस्ट पूछता देन आप प्लायोसिन से पेलियोसिन की तरफ बढ़ते, ठीक है। अगर क्वेश्चन कोई और भी बनता है जिसमें एंथ्रोपोसिन भी रहेगा तो एंथ्रोपोसिन आपको लेटेस्ट रखना पड़ेगा और पेलियोसिन अर्लीस्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसा पूछा जाए उसके हिसाब से आप अरेंज कर लीजिएगा, पर ऑर्डर यही होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूस्टैटिक टेरेसेस आर एसोसिएटेड विद, यूस्टैटिक टेरेस। अब टेरेस स्ट्रेटिग्राफी आपने पढ़ा था कि जो रिवर में टेरेस स्ट्रेटिग्राफी देखते हैं। तो स्ट्रेटिग्राफी का जो रूल क्या होता है, जो ओल्डेस्ट लेयर होती है, मतलब जो सबसे लोएस्ट लेयर होती है उसी को ओल्डेस्ट मानते हैं और सबसे अपर मोस्ट लेयर जो होती है स्ट्रेटिग्राफी में वो न्यूएस्ट होती है, लेटेस्ट लेयर होती है या यंगेस्ट लेयर कह सकते हैं, ठीक है। मीन्स अगर सबसे लोएस्ट लेयर में कोई रिमेन्स मिल रहे हैं, पैलियोथिक रिमेन्स या कोई भी रिमेन्स मिल रहे हैं, इसका मतलब वो सबसे पुराना है, और सबसे ऊपर की लेयर में मिल रहा है मतलब सबसे नया है। लेकिन टेरेस स्ट्रेटिग्राफी में इसका ठीक उल्टा हो जाता है और इसमें जो सबसे ऊपर जो लेयर्स पाई जाती हैं उनको ओल्डेस्ट माना जाता है, मतलब जो रिमेन्स पाए जाते हैं ऊपर की लेयर्स में, और नीचे के लेयर्स में जो पाए जाते हैं उनको माना जाता है कि वो यंग है, ठीक है। अपने मीन्स उनकी एज जो है सबसे यंगेस्ट फाइंडिंग्स आपको लोअर लेयर्स में मिलेंगे टेरेस स्ट्रेटिग्राफी के केस में, और अपर लेयर्स में आपको ओल्डेस्ट रिमेन्स मिलते हैं। अब यहाँ पर यूस्टेटिक रिमेन्स की बात की गई है, तो यूस्टेटिक टेरेसेस की बात की जा रही है, इसका मतलब कोई रिवर बॉडी या लेक बॉडी होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लेकुस्ट्राइन जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये लेक साइड के जो एंशिएंट लेक्स है वहां पर इस तरह का लेकुस्ट्राइन जो है
सेडिमेंट्स मिलते हैं। तो लेकोस्ट्राइन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी जो है ग्लेशियल तो नहीं होगा क्योंकि ये ग्लेशियल पीक्स पे होते हैं, हिल्स पे। एओलिन जो है वो विंड्स के द्वारा, कोस्टल जो है सी साइड में होते हैं। तो लेकोस्ट्रीन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर 1 इज करेक्ट। देन क्वेश्चन 137 की तरफ चलते हैं। वेलेस वेलेस और डार्विन आपने जानते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन पे इनका काम था। तो यहाँ पर हो जाएगा नेचुरल सिलेक्शन से जुड़ जाएगा। गाउड ने पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम दिया था। ठीक है, तो ये सभी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी से जुड़ा हुआ नाम है। कि जॉर्ज कुवियर जो है, इन्होंने थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म दिया था कि अचानक से जो सडन कुछ वायलेंट मतलब कुछ ऐसी आपदा होती है जिससे कि सब नष्ट हो जाता है और तमाम स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर जाती हैं। ये जॉर्ज कुवियर की थ्योरी थी, जो मीन्स एक्सटिंक्शन कैसे होता है किसी भी स्पीशीज का, इसके पीछे इन्होंने अपने थॉट दिए थे। कैटास्ट्रोफिज्म की थ्योरी दी थी। एंड कैरोलस लिनेयस आप जानते हैं सिस्टमा नेचुरी इनका बुक था, और इन्होंने वर्गीकरण किया था सारे जो डाइवर्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन स्पीशीज, उन सब का वर्गीकरण किया था। तो सिस्टमा नेचुरी में ये इनकी बुक है। ठीक है, कैरोलस लिनेयस। तो अब आ जाते हैं, वैलेस को हमने नेचुरल सिलेक्शन से जोड़ा, ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 सब में है। देन बी का 2 देखना है, और यहाँ पे बी का हमने फोर्थ बताया था कंजर्वेटेड इक्विलिब्रियम, तो फोर्थ होगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। एंड सी का 1 होगा कुवियर का कैटास्ट्रोफिज्म, एंड डी का 2 होगा सिस्टमा नेचुरी। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ फॉसिल टाइप एंड कंट्री से जोड़ना है। ठीक है, अब नियंडरथल मैन है, होमो इरेक्टस है, जाइगेंटोपिथिकस है, एंड ऑस्ट्रेलोपिथिकस है। आप जानते हैं नियंडरथल मैन नियंडर वैली ऑफ जर्मनी में पाया गया था सबसे पहला इसका रिमेन। तो नियंडर वैली जर्मनी में पाया गया था, इसलिए नियंडरथल मैन जर्मनी से हो जाएगा। होमो इरेक्टस जावा मैन, पेकिंग मैन चाइना में भी पाया गया था, और जावा मैन जो इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ था। तो जावा क्योंकि इंडोनेशिया में है, तो इंडोनेशिया से जावा होमो इरेक्टस कर देंगे। ठीक है, देन जाइगेंटोपिथिकस की जो अर्ली स्पीसीज पाई गई थी वो चाइना से पाई गई थी, चाइना से, जिसको जाइगेंटोपिथिकस ब्लैकी कहते हैं। कोनिग्सवॉल्ड ने इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद इंडिया से भी एक जाइगेंटोपिथिकस बिलासपुरेंसिस की जो स्पीशीज पाई गई थी, जिसको कि शिवराज कुमार चोपड़ा ने डिस्कवर किया था 1949 में साइमंस के साथ। और तो जिसको बिलासपुरेंसिस कहते हैं, मीन्स वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से मिला था। तो वो था, लेकिन अर्ली स्पीसीज चाइना से मिली थी। तो जाइगेंटोपिथिकस ब्लैकी कहते हैं उसको, चाइना से जो स्पीशीज मिली थी। और एप लाइक के जो फीचर्स थे कुछ, लेकिन साइज में बहुत बड़े थे। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस की जो सबसे पहली स्पीशीज मिली थी हमको, वो साउथ अफ्रीका से मिली थी। साउथ अफ्रीका से मिली थी। टोंग बेबी जो मिला था वो साउथ अफ्रीका से मिला था। रेमंड डार्ट ने इसको खोजा था साउथ अफ्रीका के टोंग से। तो साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक, तो अब जोड़ देते हैं। नियंडरथल को हमने जर्मनी से जोड़ा, तो ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 दो जगह है, 1 और 4th में। देन बी को चेक करते हैं, बी का 1 दोनों जगह है। होमो इरेक्टस का जावा मैन मीन्स इंडोनेशिया। ठीक है, देन सी को देख लेते हैं, सी में डिफरेंस आ रहा है, सेकंड है और फोर्थ। अब सी को देख लेते हैं। सी का हमने देखा क्या था, चाइना किया था, तो सी का 4th होना चाहिए। 4th मीन्स आंसर 4 इज करेक्ट, चाइना। ठीक है, जाइगेंटोपिथिकस चाइना से मिला था और बाद में इंडिया से मिला था। देन ऑस्ट्रेलोपिथिकस को हमने साउथ अफ्रीका जोड़ा था, तो आंसर 4 करेक्ट है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स ऑथर्ड बाय लेवी स्ट्रॉस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। लेवी स्ट्रॉस क्या थे, स्ट्रक्चरलिस्ट थे, और उन्होंने स्ट्रक्चर की बात की थी। मीन्स कल्चर में जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन दिखाई देते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो टोटेमिज्म उन्होंने बताया, टोटेमिज्म पे एक बुक लिखी थी उन्होंने, स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, माइथोलॉजी, इन सभी के स्ट्रक्चर की बात की थी। तो किनशिप भी एक प्रकार का उन्होंने बताया, एक्सचेंज ऑफ वुमेन है, मैरिज ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ वुमेन। टोटेमिज्म भी उसी को मीन्स इंसेस्ट टैबू को मीन्स बनाए रखने के लिए, मीन्स इंसेस्ट जो होता है उसमें टैबू होती है, और टैबू को पूरा करने के लिए टोटेमिज्म किया जाता है। मीन्स फॉर्म ऑफ रिलीजन है जिसमें कि एक्सोगेमी पाई जाती है, एक ही टोटेम के लोग
आपस में ब्लड रिलेटिव्स होते हैं। एंड टू मेंटेन दिस बिकॉज मतलब इंसेस्ट में टैबू करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस करते हैं। एंड देन टोटेमिज्म एक फॉर्म ऑफ फीलिंग आई जिसमें कि एक्सोगेमी किया जाता है, ठीक है। अदर टोटेम के साथ शादी होती है, एक ही टोटेम के अंदर के लोग आपस में शादी नहीं करते हैं। तो टोटेमिज्म में भी उन्होंने जो है वो वुमेन एक्सचेंज देखा, मीन्स फॉर्म ऑफ जब एक्सोगेमी से उसको जोड़ दिया। और वैसे एक काइंड ऑफ रिलीजन है जिसमें कि जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उसमें हम देखते हैं कि उनके एंसेस्टर्स रिसाइड करते हैं। मीन्स ट्राइबल पीपल ऐसा बिलीव करते हैं कि उनके एंसेस्टर्स उन प्लांट्स या एनिमल्स में रिसाइड करते हैं, तो वो ना ही उनको खाते हैं ना इनको कट करते हैं ऐसे चीज़ों मतलब प्लांट्स या एनिमल्स को। और उनमें बिलीफ रहती है कि उनके एंसेस्टर निवास करते हैं, तो उनको वो पूजा करते हैं ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स की, ठीक है। और उनका एक पर्टिकुलर टोटम उन प्लांट्स एनिमल्स के नाम पे हो जाता है। और उस टोटम से मिलने वाले लोग आपस में शादी नहीं करते, उनमें एक्सोगेमी की जाती है। जैसे कास्ट में क्लैन में एक्सोगेमी होती है, इसे ट्राइब में टोटम में एक्सोगेमी पाई जाती है। और इसी पर काम किया था लेवी स्ट्रॉस ने। टोटेमिज्म में एक्सोगेमी में फ्रेजर का भी काम था, फ्रेजर ने इस पे बुक लिखी थी। एंड लेवी स्ट्रॉस ने भी टोटेमिज्म पे बुक लिखी थी। स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। एंड देन एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, यहाँ पर भी किनशिप में जो स्ट्रक्चर है, माइथोलॉजीज में भी माइथीम्स के नाम पे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसकी बात ये करते हैं। तो इस तरह ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ बुक्स हैं। सेवेज माइंड भी इन्होंने लिखा था, रॉ एंड कुक लिखा था, ये सारी बुक्स इनके द्वारा लिखी। अब देख लेते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मीन्स अर्लीस्ट टू लेटेस्ट हम कैसे इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है इनकी एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप बुक, ठीक है। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप बुक इन्होंने लिखी थी 1949 में, 1949 में सबसे पहले लिखी थी एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। देन सेकेंड बुक इनके द्वारा जो लिखी गई थी 1963 में, 61 भी कहीं कहीं लिखा होता है, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी 63 61। देन आता है टोटेमिज्म, टोटेमिज्म इन्होंने भी सेम ईयर में लिखी थी 1961 63, देख लीजिएगा। देन माइथोलॉजीज जो है सबसे लेटेस्ट बुक है इस ऑर्डर के हिसाब से 1964 में लिखी गई, ठीक। तो इसी फॉर्म में आपको अरेंज करना है, सी पहले आएगा, देन बी, देन ए, देन डी, सी बी ए डी, सी बी ए डी करेक्ट आंसर है 1, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द री स्टडीज कंडक्टेड बाय ऑस्कर लेविस, ऑस्कर लेविस टेपोजुलान को री स्टडी किया था, टेपोजुलान विलेज री स्टडी, ठीक है। डेरेक फ्रीमैन ये दोनों ने री स्टडीज की थी। एंड दे हैव बीन क्रिटिसाइज्ड about the methodological aspect related to तो ड्यूरेशन ऑफ फील्ड वर्क, लैक ऑफ हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ठीक है। तो फील्ड वर्क, ड्यूरेशन, लैक ऑफ हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, इन सब ऑप्शंस को देखते हुए जो करेक्ट आंसर है वो आपको रिलायबिलिटी लगाना होगा यहाँ पर, ठीक है। रिलायबिलिटी मीन्स उनका डेटा रिलायबल है कि नहीं, क्योंकि री स्टडी करने पर जो अर्ली स्टडी की हमने और री स्टडी करने पर तमाम चेंजेस आते हैं उस कल्चर पे, तो उसको इसीलिए क्रिटिसाइज किया गया वेयर दिस इज रिलायबल और नॉट, ओके। तो रिलायबिलिटी पे क्रिटिसिज्म हुआ इनके काम पे, ठीक है। तो रिलायबिलिटी इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। So this was all about this lecture. Meet you in next video. Thank you very much.